इस लेक्चर वीडियो में हम यूनिट 2 बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इसके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट मॉडल। कंप्यूटर इनपुट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा। और जब वो डेटा प्रोसेस होता है, आउटपुट जो मिलती है हमें प्रोसेसिंग के बाद, उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। सो द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स विच कैन बी प्रोसेस्ड, कि जो भी आप डेटा डाल रहे हैं उसको कुछ कैलकुलेशंस होंगी उस पर, कुछ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, और उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो डेटा क्या है हमारा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। तो अगर हम फ्लो वर्क देखें सिंपल सा, तो क्या है, कुछ इनपुट किया आपने, दैट इनपुट इज बिन प्रोसेस्ड एंड देन फाइनली यू गेट द रिजल्ट, और ये रिजल्ट कह दीजिए या बोल दीजिए आउटपुट। इस फ्लो में डायग्राम में देखिए, या ब्लॉक डायग्राम में, ये है आपका इनपुट। प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर यूज़ करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो सीपीयू है इसके 3 पार्ट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। इनपुट प्रोसेस होने के बाद आपके पास आ जाता है आउटपुट। तो इन सभी यूनिट्स में अगर आप देखें, हर यूनिट का अलग अलग फंक्शन होता है। इनपुट यूनिट, devices like keyboard and mouse that are used to input data and instructions to the computer, ये हो गई हमारी input unit। कीबोर्ड के और माउस की हेल्प से आप कुछ इनपुट कंप्यूटर को देते हैं। आउटपुट के लिए आपके पास मॉनिटर होता है जिसको हम बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हार्ड कॉपी प्रिंट आउट, उसके लिए हो गया हमारे पास प्रिंटर। सॉफ्ट कॉपी हम बोलते हैं जो हमारे पास मॉनिटर पे डिस्प्ले आता है। तो आउटपुट यूनिट के लिए हमारे पास इस तरह के डिवाइसेस होते हैं। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी मेन यूनिट है आपकी कंट्रोल यूनिट। लाइक एज द नेम सजेस्ट, दिस यूनिट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। इनपुट कैसे जाएगा, मेमोरी में कैसे आएगा, कैसे वो उसमें कैलकुलेशंस के लिए जाएगा, फिर रिजल्ट किस तरह से मॉनिटर पर और प्रिंटर पर आएगा, ये जो सारी फंक्शनिंग है दैट इज बीन कंट्रोल्ड बाय दिस कंट्रोल यूनिट। सो ऑल डिवाइसेस और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इंटरेक्ट थ्रू द कंट्रोल यूनिट। सो सीपीयू के ये पार्ट्स देखिए। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर वेयर ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस टेक प्लेस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब जो कैलकुलेशंस हैं ये कहलाती हैं अर्थमेटिक। लॉजिकल जैसे जिसके आप आंसर दे सकें येस या नो में, लाइक ग्रेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर्स आप यूज करते हैं, समथिंग इज इक्वल और नॉट, लेस है, ग्रेटर है ना, ट्रू है, फॉल्स है, तो वो चीज़ें आती हैं आपकी लॉजिकल ऑपरेशंस। मेमोरी का काम होता है स्टोर करने का। सो ऑल इनपुट डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन टर्न टू द प्रोसेस आर स्टोर्ड इन द मेमोरी। मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी रिसाइड विद इन द सीपीयू। जो प्राइमरी है वो सीपीयू का ही पार्ट है। जो आपने पीछे ब्लॉक डायग्राम देखा था तो उसमें जो एक मेमोरी लिखा हुआ है वो मेमोरी कौन सी होती है हमारी, प्राइमरी मेमोरी, विच इज़ द पार्ट ऑफ सीपीयू। और जो सेकेंडरी मेमोरी है दिस इज बीन एक्सटर्नल। लाइक सेकेंडरी में जो आपका इनबिल्ट एक अंदर अगर हम देखें तो हार्ड डिस्क होता है, या पेन ड्राइव्स यूज़ करते हैं, सीडीज यूज़ करते हैं, तो वो सब हमारे सेकेंडरी मेमोरी के मीडियम्स हैं। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी, दीज 3 together called the central processing unit, या शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं CPU। Memory is required in computers to store data and instructions. Memory is physically organized as a large number of cells, है ना। छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है इसकी, जैसे आप कहते हैं बिट्स, बिट्स को कंबाइन करते हैं तो बनता है हमारा बाइट, एंड द कलेक्शन ऑफ बाइट बनता है अब आपका वर्ड्स। जैसे आप इंग्लिश में कहते हो ना, अल्फ़ाबेट्स हैं ABC, जब आप इनको कंबाइन करते हैं इट मेक्स अ वर्ड, और जब आप बहुत सारे वर्ड्स को कंबाइन करते हैं इट मेक्स अ सेंटेंस, देन अ पैराग्राफ। तो इसी तरह से हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट, और रिप्रेजेंट करता है मेमोरी को वो बाइट में। सो डेटा, और 8 बिट्स का कलेक्शन होता है हमारे पास 1 बाइट। सो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर असेस्ड थ्रू दीज मेमोरी एड्रेसेस। मेमोरी आपको 2 तरह की बताई मैंने, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सो द मेन फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी, जो वो अलग है किस तरह से वो सेकेंडरी मेमोरी से, दैट इट इज असेस्ड डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर, कि मेन मेमोरी को प्रोसेसर डायरेक्टली असेस करता है। ये फास्टेस्ट मेमोरी है। 2 तरह की होती है, रैम एंड रोम। जो भी आप काम करते हैं वो टेम्परेरी यानी कि रैम में जाता है, ये होती है हमारी रीड एंड राइट मेमोरी।
तो क्योंकि ये टेम्परेरी नेचर की है इसलिए हमको वर्क को अपने पहले सेव करना होता है, क्योंकि पावर ऑफ हो जाएगी और आपने अगर वर्क सेव नहीं किया है तो दैट ऑल वर्क विल गो ऑफ। तो इसलिए आपको रैम मिलता है रीड एंड राइट के लिए, और आपको अपनी जो भी आप वर्क करते हो कंप्यूटर पे, कंप्यूटर को शट डाउन करने से पहले आपको वो सेव करना पड़ता है। रोम होता है परमानेंट, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। सो दीज टू आर द टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, और इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं। कंप्यूटर में अब दो तरह से आपने वर्ड सुने हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो मशीनरी पार्ट है उसे हम बोलते हैं हार्डवेयर, और जो कंप्यूटर पे आप काम करते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो सब कहलाते हैं आपके सॉफ्टवेयर। सो द कंप्यूटर डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर दैट वी कैन सी एंड टच, दीज आर द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। जहाँ आपको कह सकते हैं हम पेरिफेरल्स, वन मोर वर्ड इज यूज्ड हियर, पेरिफेरल। जितने डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल्स या सर्किटरी, वो सब कुछ क्या है आपका हार्डवेयर है। सो द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स दैट मेक द कंप्यूटर फंक्शन यूजिंग दिस हार्डवेयर पार्ट्स आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। तो जो आप काम कर रहे हैं, प्रोग्राम्स लिख रहे हैं, दिस दैट ऑल इज सॉफ्टवेयर। सो वी कैन नॉट सी और टच सॉफ्टवेयर। सो बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनपुट डिवाइस के जिसके थ्रू आप इनपुट करते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, है ना। स्कैनर के थ्रू भी हम इनपुट देते हैं, डिजिटल कैमरा है आपका, वीडियो, ये सारी चीज़ें आपके। और भी डिवाइसेस हैं, जैसे आपने कहा लाइट पेन है, जिससे आप लिखते हो ना, बोर्ड पे लिख सकते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे, तो लाइट पेन इट इज़ ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस, है ना। MICR होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OCR, जॉयस्टिक, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। Few examples of output devices: printer, monitor, speaker, projector. So these are all output devices, है ना, जिसके जो डिवाइसेस यूज करके कंप्यूटर आपको रिजल्ट बता रहा है तो उसको हम बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। और जिन डिवाइसेस के थ्रू आप कंप्यूटर को कुछ बता रहे हैं वो हो गए हमारे इनपुट डिवाइसेस। इसी तरह से हमारे पास होते हैं स्टोरेज, है ना। स्टोरेज का भी हम बात कर रहे थे, सेकेंडरी स्टोरेज की। तो हार्डवेयर डिवाइस विच कैन बी यूज टू स्टोर डिजिटल डेटा एंड एप्लीकेशंस विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ इमेज। वो आपका डेटा इमेज भी हो सकता है, इट कुड बी अ वीडियो, ऑडियो। तो ये सब हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं? हार्ड डिस्क पे। जो पहली पिक्चर है दैट इज ऑफ द हार्ड डिस्क। दूसरा आप पहचानते हैं CD, DVD एंड पेन ड्राइव। सो ये सारे हमारे स्टोरेज के कुछ डिवाइसेस हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू, है ना। हार्डवेयर को क्या करना है वो इंस्ट्रक्शंस कौन प्रोवाइड करेगा? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आपका सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। सपोज आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करना चाह रहे हैं, एक्सेल करना है आपको, या पेंट में काम करना है, देखते हैं ना डिफरेंट प्रोग्राम्स के आइकन्स होते हैं आपके पास स्क्रीन पर वो सारे प्रोग्राम्स तब तक नहीं आते जब तक आपका डेस्कटॉप नहीं आता, या इसको हम कहें जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हो जाता। जैसे विंडोज़ आप यूज़ करते हैं तो इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कोई भी प्रोग्राम फंक्शन नहीं करता। ये दिस इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए क्या क्या करता है ये। ऑल डिवाइसेस हैज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसा सॉफ्टवेयर है? विच मैनेज द हार्डवेयर, क्रिएट्स द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द यूजर। इस डायग्राम से आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि आपका जो हार्डवेयर है, बिल्कुल अंदर हार्डवेयर हो गया, मदरबोर्ड, वीडियो अडेप्टर, ये सारा हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप काम कर रहे हैं, जैसे स्प्रेडशीट्स हैं या कंप्यूटर गेम्स खेलना है, आपको वर्ड प्रोसेसर चलाना है, तो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर। फंक्शंस परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम: managing the hardware resources of the computer, providing the user interface components, providing a platform for software developers to write applications। या आप सीधे सीधे कह लीजिए कि जितना भी काम है, either it is IO resources related to memory, device management, फाइल का नाम देना, सिक्योरिटी, everything, जो भी आप काम करते हैं that is done by using this operating system। तो operating system
बैकग्राउंड में काम करता ही रहता है। आप जो भी काम लेना चाह रहे हैं कंप्यूटर से, वो सब सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल, मैक ओएस एंड है ना लिनक्स। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो GUI बेस्ड हैं। पहले यूज होता था CUI बेस्ड, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जैसे डॉस हो गया, यूनिक्स हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथोडोलॉजी, कि कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या मेथड अडॉप्ट करते हैं। तो देयर आर मेनी मेथड अप्रोचेस अवेलेबल टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हाउएवर द एफिशिएंट वे इज टू अडॉप्ट अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि हम एक सिस्टमैटिक मेथड अडॉप्ट करें। जैसे इसको कहलाता है हमारे कि 7 स्टेजेस होती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो 7 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड विच इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। इसको हम सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल भी बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं। सो द वेरियस स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ अ प्रोग्राम, कि जब आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें उसको सिस्टमैटिकली किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। सो दैट कैन बी अडेप्टेड बाय ईच पर्सन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या स्टेजेस हैं वो? फर्स्ट है हमारी प्रॉब्लम डेफिनेशन, कि हम प्रॉब्लम को समझें, डिफाइन करें कि हमारा क्या क्वेश्चन है। उसको सॉल्व करने के लिए फिर हम उस प्रॉब्लम को एनालाइज करें। नेक्स्ट स्टेज इज डिज़ाइनिंग, देन कम्स कोडिंग, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, और लास्ट में आता है प्रोग्राम मेंटेनेंस। तो वन बाय वन हम इन सभी 7 स्टेप्स को समझेंगे। प्रॉब्लम डेफिनेशन, computer programs are written to solve problems posed by humankind. So prior to the writing a program, one has to understand a description of the problem to solve, कि सॉल्व करने से पहले हमें उसको पूरा डिस्क्राइब कर लें, ठीक से समझ लें कि क्या हमारा क्वेश्चन क्या है। अगर हमको क्वेश्चन ठीक से क्लियर होगा, उसी हिसाब से फिर हम उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सो दिस डिस्क्रिप्शन मे बी वेरी प्रिसाइज बट नेवरदलेस इट इज़ नेसेसरी। फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू वांट टू राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए फाइंड द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, सो यू शुड आस्क योरसेल्फ दैट व्हाट डज एवरेज मीन एग्जैक्टली। कोई आपको कहता है कि एवरेज निकालो, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि एवरेज होता क्या है, फिर वो किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन में, या उसको स्पेसिफिकेशंस कहते हैं। तो posing such questions compels you to define the problem very precisely. So once you are sure of what the problem entails, you must write down a list of specifications. Specifications are precisely definitions of what the program must do. कि जब आप क्वेश्चन से क्लियर हो जाएं तो फिर आप कुछ लिख लें कि आप जो आउटपुट दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकेशन। जैसे इनपुट, कि आपको इस पर्टिकुलर आउटपुट तक लाने के लिए आपको किन इनपुट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो व्हाट डेटा मस्ट बी इंक्लूडेड एज इनपुट एंड इन विच फॉर्म। इसी तरह से आप देखते हैं कि हमें क्या लाना है, आउटपुट क्या आ रही है। सो व्हाट डेटा मस्ट द प्रोग्राम प्रोड्यूस एंड इन विच फॉर्म। तो आपको क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिकेशंस में हम ये क्लियर करते हैं कि क्या हमारे पास इनपुट है और हमको क्या आउटपुट लानी है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, प्रॉब्लम डेफिनेशन। देन कम्स प्रॉब्लम एनालिसिस। इन दिस स्टेप द प्रॉब्लम हैज टू बी फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल पार्ट्स, है ना। आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में प्रॉब्लम को हम इसमें डिवाइड कर लेते हैं, सब प्रॉब्लम्स में, ताकि एक एक पार्ट को हम इजीली सॉल्व करें। सो ईच सब प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू फर्दर स्मॉलर वंस and this fragmentation has to be continued to achieve the simple solutions. The use of modular programming is to get proper solution. तो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच, कि जहाँ पर आप एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप एक कैलकुलेटर प्रोग्राम आपको दे दिया जाए, तो क्या फंक्शनिंग होती है कैलकुलेटर की, कि वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और बहुत सारे और ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो आप इस बड़ी प्रॉब्लम को एज अ होल समझें। आपने क्या किया, उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। प्लस के लिए एक सब प्रोग्राम बन गया आपका, कि जो बताए कि कैसे प्लस हो रहा है। इसी तरह से आपने एक सब प्रॉब्लम बना ली कि वो माइनस की बना ली, एक मल्टीप्लाई की बना दी, एक डिवाइड की बना दी। तो ये प्रॉब्लम एनालिसिस फेज में आप क्या करते हैं, एक आपकी जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये होती है हमारी स्टेज 2।
जब आपका ये सारा काम हो जाता है देन वी डिज़ाइन। ये जो डिज़ाइनिंग होती है, डिज़ाइनिंग के लिए हम कोई कंप्यूटर की लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। डिज़ाइनिंग के लिए जो यूज़ होता है वो क्या यूज़ होता है, ज़्यादातर आपका एल्गोरिथम्स होते हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं। तो एल्गोरिथम क्या है, किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर लैंग्वेज में नहीं होता, जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में हम एक स्टेप्स इसमें डिफाइन करते हैं। दैट एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डिस्क्राइब अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, कि कैसे कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इट इज़ नॉर्मली गिवन इन मिक्स ऑफ कंप्यूटर कोड एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इसको ज़्यादातर हम और क्या बोलते हैं, सूडो कोड भी बोलते हैं। फ्लो चार्ट भी वही है, बट डिफरेंस क्या है कि फ्लो चार्ट होता है डायग्राम की फॉर्म में। इसके अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं कि इनपुट करना है तो आपको कुछ और सिंबल यूज़ करना है, अगर आपको कुछ प्रोसेस करना है तो उसका एक सिंबल अलग होता है। तो ये डिटेल में आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे कि एल्गोरिथम्स क्या हैं और फ्लो चार्ट्स क्या हैं। तो ये कुछ टूल्स हैं जो किस में काम में आते हैं, डिज़ाइन करने में, कि जो थर्ड स्टेप है हमारा डिज़ाइनिंग द प्रॉब्लम। जब आप प्रॉब्लम को ठीक से समझ गए, उसके बाद आपने उनको देख लिया कि किस किस तरह से उन्हें सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिज़ाइन से आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ मेरा डिज़ाइन भी इनपुट ये होगा, ऐसे ऐसे प्रोसेस होगा, उसके बाद इस तरह से रिजल्ट आएगा। तो जब आपने उसको अच्छे से समझ लिया, डायग्राम की फॉर्म में भी देख लिया, उसके बाद हम करते हैं उसकी कोडिंग। कोडिंग होती है अब आपकी जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज है, जैसे आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन में आपने कोडिंग कर ली, जावा पढ़ रहे हैं तो आपने जावा में कर ली। सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द एल्गोरिथम इनटू सिंटेक्स ऑफ अ गिवन लैंग्वेज, है ना, उस लैंग्वेज के सिंटेक्स में चेंज कर लेने को उसको हम बोलते हैं कोडिंग। तो सिंस एल्गोरिथम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर, इट हैज़ टू बी ट्रांसलेटेड इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि एल्गोरिथम तो आपकी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है और वो लैंग्वेज या उस तरह के स्टेप्स कंप्यूटर को समझ नहीं आएंगे। कंप्यूटर को समझ के आएगा जो आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की होगी, तो उसी के सिंटेक्स में आप अपने डिज़ाइन को चेंज करेंगे। जब आपकी कोडिंग हो जाए, अब आपको ये देखना है कि वो प्रोग्राम आपका ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए आपका नेक्स्ट स्टेप आता है टेस्टिंग एंड डीबगिंग। डीबगिंग मीन्स कि अगर आप टेस्ट कर रहे हैं, कोई भी सैम्पल डेटा लेके आप अपने प्रोग्राम को चेक कर रहे हैं कि वेदर इट इज़ फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट। जब आप देखते हैं किसी लाइन पे कोई एरर आ रही है तो फिर आप उस एरर को दूर करते हैं ना, बग्स को रिमूव जो करते जाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीबगिंग। तो आप एक सैम्पल डेटा के साथ अपने प्रोग्राम को टेस्ट करते रहते हैं जब तक आपको एक सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिल जाता। देन कम्स डॉक्यूमेंटेशन। जब आप देखते हैं कि आपका प्रोग्राम ठीक से फंक्शन कर रहा है, तब आप क्या करते हैं, कुछ उसमें कमेंट एंट्रीज डालते हैं, कुछ रिमार्क्स देते हैं, ताकि आपके प्रोग्राम को कोई थर्ड पर्सन भी चलाए तो वो इजीली समझ सके कि आपने जो कोडिंग की है कौन सा पार्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, उसको आप साथ साथ लिख देते हैं, तो वो कहलाता है उसका डॉक्यूमेंटेशन। जैसे आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो तो उसमें क्या आता है, यूज़र मैनुअल आता है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है कि कौन सा पार्ट कैसे अटैच होगा, किसका कहाँ पे क्या रोल है। तो एक मैनुअल आप बनाते हैं ताकि जो नेव यूज़र है, यानी कि जो नया है, जो आपकी प्रोग्राम को नहीं समझता है, वो इजीली उस डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से समझ सके कि इस प्रोग्राम को कैसे रन करना है। सो द डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूड द प्रॉब्लम डेफिनेशन, design documents, a description of the test performed, a history of the program development and its different version। वो सब किस में आ जाते हैं, यूज़र मैनुअल में आ जाते हैं। तो such a manual is designed for a naive user and illustrates the preparation of input data, running the program and obtaining and interpreting the results। Then last step is the program maintenance, कि जब आपका प्रोग्राम बन गया, सब तरह से सक्सेसफुली वो फंक्शन कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, तो एक बार बनाने के बाद ये नहीं कि अब आपका रोल ख़त्म हो गया। जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनते हैं कंपनीज़ के, तो टाइम टू टाइम अपडेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो रेगुलर इंटरवल्स पे हमको चेक करना पड़ता है कि कोई न्यू चीज़ तो ऐड नहीं होनी या पुराने में कुछ करेक्शन तो नहीं होना है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं प्रोग्राम मेंटेनेंस। So it is not directly part of the original implementation process but needs special emphasis. All activities that occur after a program operation are the part of the program maintenance। कि एक बार जब आपने उस प्रोग्राम को चला लिया, प्रॉपरली वो फंक्शन कर रहा है, बट टाइम टू टाइम आपको, है ना, लॉन्ग लाइफ स्पैन में उसको देखते रहना पड़ता है
कि जिस हार्डवेयर, क्योंकि क्या हो सकता है कि जिस हार्डवेयर पे वो फंक्शन कर रहा है मे बी कुछ हार्डवेयर में चेंज हो, मे बी कोई सॉफ्टवेयर आप डिफरेंट ले रहे हैं, तो वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं आपको कि वो प्रोग्राम को मेंटेनेंस में आता है कि आप उसमें क्या क्या और डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो फाइंडिंग एंड एलिमिनेटिंग प्रीवियसली अनडिटेक्टेड प्रोग्राम एरर्स, कई बार आपके प्रोग्राम में कुछ एरर्स रह गई हैं तो उनको भी देख सकते हैं आप, तो वो भी किस में आएगा, मेंटेनेंस का पार्ट है। कोई भी करंट प्रोग्राम है उसमें आप कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं, दैट ऑल्सो कम्स अंडर दिस मेंटेनेंस। सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोग्राम। तो ये सारे स्टेप्स हैं आपके, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, डिफाइन करेक्ट हो जाए देन वी कम्स टू द सेकेंड स्टेज, प्रॉब्लम एनालिसिस, फिर डिज़ाइन आ गया, देन कोड किया, कोडिंग के बाद आपने उसको टेस्ट किया कि आपका वो कोड ठीक से काम कर रहा है या नहीं। जब टेस्टिंग हो गई, सारे एरर्स आपने दूर कर दिए, तो आपने एक मैनुअल भी बना दिया, डॉक्यूमेंटेशन, एंड फाइनली आप उसको फिर प्रॉपर वो फंक्शन करता रहे, तो टाइम टू टाइम आप क्या करते हैं, प्रोग्राम की मेंटेनेंस करते हैं। सो दिस इज़ द सॉफ्टवेयर लाइफ डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। Now this one is the last topic of this unit, that is the types of errors. तो debugging अभी previous उसमें भी मैंने बताया आपको that it is the process of finding and correcting the errors. तो bugs का मतलब होता है error, और ये कितनी तरह के error होते हैं, बेसिकली हमारे पास syntax error होते हैं, logical होते हैं, run time। तो ये तीनों errors को आपको समझना पड़ेगा, किस तरह की error को हम syntax error बोलते हैं, किसको logical और run time। First we will take this syntax error। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या होते हैं, अपने कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स रेगुलेशंस को अगर हम फॉलो नहीं करते, अगर कोई चीज़ आपने उस रूल के हिसाब से नहीं लिखी है, तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। जब तक आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर रहेगी कंपाइलेशन की, तो उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर, कि जब तक एक भी कोई इस तरह की एरर है तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होता। सो द सिंटैक्स एरर विल अपीयर, दैट इज एन एरर ऑफ द लैंग्वेज रिजल्टिंग फ्रॉम कोड that does not conform to the syntax of the programming language, so it can be recognized during the compilation time। एक एग्जांपल से समझिए, जैसे इसमें लिखा पाइथन का कोड है लाइक a इक्वल टू 0 वाइल a लेस देन 10। अब देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है वाइल का। लैंग्वेज का रूल है कि आपको कोलन लगाना है, अब इस कोड में कोलन नहीं है तो इट विल गिव यू एन एरर। जैसे हम कुछ प्रिंट करते हैं, प्रिंट के साथ आपको पता है कि हम जो चीज़ हमें एज इट इज़ लिखनी है तो हमें कोट्स लगाने पड़ते हैं, सिंगल लगाएं या डबल। तो अगर आप वो नहीं लगा रहे हैं तो इट मीन्स इट विल गिव यू द सिंटैक्स एरर। प्रोग्राम का रिजल्ट आप नहीं देख पाते हैं जब तक उसमें कोई भी इस तरह की एरर रहती है। सेकेंड काइंड ऑफ एरर इज लॉजिकल एरर, कि अगर आपने प्रोग्राम में कुछ रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आ रहा, कंपाइल हो गया, आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, बट उसमें जो आउटपुट आ रही है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं आ रही, तो इट मीन्स यू हैव मेड सम लॉजिकल एरर। इस तरह की एरर को कंप्यूटर रिमूव नहीं करता। तो इसको इस एग्जांपल से समझिए, जैसे लिखा है a इक्वल टू 100 वाइल a इज लेस देन 10, और फिर आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं a को। अब आप ये देखिए कि इस लूप का इफेक्ट क्या होगा, नथिंग, क्योंकि कब चलेगा ये आगे का कोड कब चलेगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ a इज लेस देन 10, जबकि आपने इसको इनिशियलाइज किससे किया हुआ है, 100 से किया हुआ है। तो ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा पर आपको आपके हिसाब से कोई रिजल्ट इसमें नहीं मिलेगा। तो लॉजिकल एरर कंप्यूटर करेक्ट नहीं करता, वो आपको ही करेक्ट करनी पड़ती हैं। लास्ट काइंड इज रन टाइम एरर, कि आपने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम प्रॉपरली कंपाइल भी हुआ, पर जब आपने रन किया देन इट इज शोइंग यू सम एरर, है ना, रन करने के बाद कुछ एरर आपको बता रहा है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ रन टाइम एरर। जैसे इस एग्जांपल में देखिए a इज 10 b इज 0, प्रिंट a डिवाइड बाय b। अब आप देखो कि आपका ये कंपाइलेशन की तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, बट b की वैल्यू क्या है, 0। आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं, जो कि क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इस तरह की जो एरर होगी वो कैसी है, रन टाइम। ये एरर ये शो करेगा कब, जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे। सो ड्यूरिंग रनिंग टाइम, दूसरा एग्जाम्पल है लाइक ड्यूरिंग रनिंग टाइम इफ़ यू ट्राई टू ओपन अ फाइल दैट डज नॉट एग्जिस्ट, कि आपने अपने प्रोग्राम में कुछ फाइल का नाम दिया हुआ है कि इस फाइल को ओपन करो, और आपने वो फाइल बनी हुई है ही नहीं, तो इस तरह की एरर क्या कहलाएगी, रन टाइम एरर। तो आई होप ऑल दीज 3 काइंड्स ऑफ एरर्स आर नाउ क्लियर टू यू।
तीन तरह की एरर, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर जब तक रहती है तब तक आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। लॉजिकल एरर आपका प्रोग्राम रन भी होगा, कंपाइल भी होगा, बट आपको देखना अगर आपके हिसाब से रिजल्ट नहीं आ रहा तो इट मीन्स यू हैव मेड मिस्टेक समवेयर इन योर प्रोग्राम, और वो एरर शो नहीं करेगा आपको कंप्यूटर। रन टाइम एरर में आपका कंपाइल प्रॉपरली हो जाएगा, पर जब आप रन करोगे देन इट शोज यू सम एरर। रन टाइम एरर उसको बोलते हैं, जब रन करने के बाद आपकी कोई एरर आ रही होती है। दिस कंप्लीट्स यूनिट 2।